दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज प्रस्तुत है वर्ष 2003 में आयोजित टीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का खंड। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र का जो 2003 का पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसका व्याख्यात्मक हल। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने की है? तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किस विचारक ने की है? तो ये परिभाषा गिलक्राइस्ट द्वारा दी गई है। और सबसे पहले आप जानते हैं कि राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान मानने का श्रेय ग्रीक या यूनानी विचारक अरस्तु को है। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाता है, और कुछ विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो जो विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसमें गिलक्राइस्ट का नाम महत्वपूर्ण है। गिलक्राइस्ट, गेटेल और लास्की ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद या व्यक्तिवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत, ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद कहा जाता है। और व्यक्तिवाद में व्यक्ति जो होता है केंद्र में होता है, और इसमें ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होता है और वो बुद्धिमान है और अपने अच्छे बुरे का ज्ञान उसको होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके, प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो दोस्तों, ये जो फांसीवाद की विशेषता है उसमें यह है कि यह प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद जो है वो सर्वाधिकारीवाद, राज्य का विस्तार या सर्वाधिकारवादी स्थिति है, और इसमें ये माना जाता है कि सभी कुछ राज्य में है, राज्य से बाहर कुछ नहीं है, और ये प्रजातंत्र का विरोधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के कार्यों को परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है और समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। तो ये जो है किस प्रकार की विचारधारा में या किस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना जाता है? ऑप्शन है आपके, लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और आदर्शवादी राज्य। तो सही उत्तर है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करता है और ये मानता है कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के जीवन और उनके स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न है, ऑम्बुड्समैन या जनहित रक्षक की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रशासनिक अभिकरण, लोकपाल और लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग और सीबीआई। तो सही उत्तर है ऑम्बुड्समैन की अवधारणा या जनहित रक्षक जिसे कहा जाता है ये लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है। ऑम्बुड्समैन या जनहित रक्षक की अवधारणा सबसे पहले स्कैंडिनेवियाई देशों में मिला, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। और ऑम्बुड्समैन का अर्थ जो होता है, इसका तात्पर्य ये है कि कार्यपालिका और विधायपालिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था जो पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकारों और हितों के संरक्षण का कार्य करती है। सबसे पहले ऑम्बुड्समैन प्रणाली या ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा का
तत्व है? जाति प्रथा का तत्व है। ऑप्शन है चेतनाबोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण और संप्रदायवाद। तो जो चेतनाबोध है वो जाति प्रथा का तत्व है। जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप चाहे कैसा भी हो, इसने व्यक्ति, जाति, समुदाय, समाज और राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इसी चेतना का परिणाम यह है कि यह संस्था अनेक संघर्षों और क्रांतियों के मध्य से गुजर कर आज भी जीवित है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है वो है प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स। ये व्यक्ति का वह अधिकार होता है जो उसे सहज ही प्राप्त होता है और जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है आपके रूसो, हाब्स, बोंदा और प्लेटो। तो दोस्तों संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग बोंदा ने किया था और बोंदा फ्रांस का विचारक था। इसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एक फ्रेंच शब्द सावर्निटी का प्रयोग किया था। तो संप्रभुता शब्द का सबसे पहला प्रयोग या सबसे प्रथम प्रयोग बोंदा या जिसको कि जीन बोंदा कहते हैं उसने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा, ये जो है कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है? तो दोस्तों ये समाजवादी व्यवस्था की बात कर रहा है, क्योंकि व्यक्तिवाद के विरुद्ध जो समाजवाद है राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिकार से अधिक विकसित करना चाहता है और समाजवाद की ये मान्यता है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर जो है समाज का स्वामित्व हो और उसका उत्पादन और वितरण राज्य के हाथ में ना हो। उत्पादन और वितरण जो है वो सभी को समाज के हित में किया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो सामान्य इच्छा वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो, यानी रूसो का जो सामान्य इच्छा है वो व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होती है और ये अस्थायी होती है तथा संपूर्ण समाज के हित या कल्याण के लिए होती है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है मैकाइवर। दोस्तों मैकाइवर का मानना है कि रक्त संबंध से समाज की और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। ऑप्शन है आपके पैरेटो, मेटलैंड, हर्बर्ट डीन और डेविड हारूम। तो सही उत्तर है दोस्तों हर्बर्ट डीन। हर्बर्ट डीन का कथन है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक हैं और वे एक आदर्श के दो रूप हैं। अगला प्रश्न है, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए थे? तो सही उत्तर है बेंथम। दोस्तों बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था और इसने जेल सुधार से संबंधित जो है प्रयास किए थे और उसने बंदी गृह या जेल सुधार पर अपना मत व्यक्त किया था। उसने जेलों के सुधार या उसकी व्यवस्था के सुधार के लिए प्रश्न उठाया और उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण के लिए अपना सुझाव दिया और उसने ये कहा कि जेल अधीक्षक जो होगा इसी ऑफिस में रहेगा और इसके चारों ओर जेल रहेंगे, उसमें कैदी रहेंगे। उनके निरीक्षण या उनके आचार व्यवहार के आधार पर, कैदियों के आचार व्यवहार के आधार पर उनकी सजा में भी कमी या अधिक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? तो राजा को मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के अंतर्गत राजा को धर्म के अधीन माना गया है। ऑप्शन जो हैं आपके ईश्वर के अधीन, प्रजा के अधीन, नैतिकता के अधीन और धर्म के अधीन। तो जो मनु द्वारा, प्राचीन राजनीतिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं मनु, इनके द्वारा जो राज्य के उत्पत्ति का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि राजा धर्म के अधीन है और राजा सदैव प्रजा का पालन और उसकी रक्षा करना चाहिए। राजा को दैवी अथवा देवताओं का अंश बताया गया है और राजा द्वारा दैवी गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हैं? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। गांधी जी का ये कथन है कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है और धर्म के बिना राजनीति मौत की जाल है जो आत्मा की हत्या करता है।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक विद्वान कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके प्रोफेसर जोड, डॉक्टर आशीर्वादी लाल, रूसो और मिल। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों रूसो। रूसो, हैरिंगटन, मैटलैंड, गाडविन, रूसो, बार्कर और लास्की आदि विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। किस भारतीय चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके अरविंद घोष, आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है और इसमें अंबेडकर ने जो संविधान निर्माण में अपने व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया, उसके आधार पर इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, लॉक ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? ऑप्शन है आपके 35, 25, 15 और 45। तो सही उत्तर है 35। लॉक ने अपने जीवन काल में कुल 35 पुस्तकों की रचना की थी। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है शासन पर 2 निबंध और ये जो बुक है ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये उसकी महान कृति है और इसी कारण अपने उत्कृष्ट लेखन के कारण उसे आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक भी समझा जाता है। अगला प्रश्न है, हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो डी कार्पोर पोलिटिको, डी सीवे, लेवायथन और किसी ने भी नहीं। तो डी कार्पोर पोलिटिके और डी सीवे भी हाब्स की कृतियां हैं, लेकिन जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है लेवायथन। लेवायथन जो है हाब्स के प्रसिद्धि का आधार है। राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं दोस्तों? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य के आवश्यक तत्व जो हैं वो हैं 4 तत्व। अगला प्रश्न है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑप्शन है, एक स्थान से शासन का न होना, केंद्र सत्ता में सब कुछ न हो, केंद्र और राज्य की दोहरे सरकारें और एक केंद्रीय शासन। तो सही उत्तर है जो संघात्मक संविधान है उसमें केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं। इसके अलावा संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण है, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारों के साथ साथ लिखित और कठोर सर्वोच्च संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रियम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस वर्ष संशोधित करके जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? ऑप्शन है आपके भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए और सरकार के लिए। तो सही उत्तर है सरकार के लिए। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट दिए गए हैं ये सरकार के लिए बनाए गए हैं और संविधान के भाग 4 में आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। ये राज्य की सरकारों के लिए एक निर्देश हैं और उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इनको स्थान देंगे। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया है? तो ये है आपका 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उन्हें पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार अनाचार में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे और इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है और न ही उसके उल्लंघन के विरुद्ध कोई वाद ही दाखिल किया जा सकता है। तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय, संसद और विपक्ष नहीं, बल्कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मतदाता उसे बाध्य करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है आपके समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन यापन भत्ता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।
तो सही उत्तर है कि नौकरियों में जो है समान अवसर की बात। तो सरकारी नौकरी में जो समान अवसर की बात कही गई है, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसका प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मौलिक कर्तव्य हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हमारे संविधान में पहले से नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में निहित होती हैं। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और अपनी वह शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। दोस्तों, संघीय सरकार में कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक दोनों होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर है 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है, बल्कि सही उत्तर है 1953। सही उत्तर होगा 1953। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है? तो सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। तो संसद के सदस्यों के अतिरिक्त जो है महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची निश्चित नहीं होती है। संसद की कार्रवाई में शून्यकाल या 0 आवर वो होता है जो प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय होता है। इसमें कोई कार्य सूची नहीं होती है और इस अवधि में कोई भी प्रश्न बिना कार्य सूची के ही पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसद में किस कारण भारत में किस कारण संशासन जो है वो संघात्मक या फेडरल है? तो सही उत्तर है संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है और ये जो है संघात्मक शासन का महत्वपूर्ण लक्षण भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये है राज्यसभा को। राज्य सूची के किसी विषय पर जो है राष्ट्रीय हित का विषय होने पर राज्यसभा जो है वो राष्ट्रीय हित में यदि आवश्यक हो तो राज्य सूची के विषय को जो है संघ अस्थायी विधान बना सकता है और उसे संघ राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अनन्य अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो सही उत्तर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और अपने राजनीतिक दर्शन में वो सबसे अधिक उदारवादी थे, इसलिए इनको ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? साध्य साधन पवित्रता, पंचशील, लोकतांत्रिक समाजवाद और मजदूर आंदोलन। तो सही उत्तर है गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण देन साध्य साधन पवित्रता है और गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया था कि अच्छे साध्यों की प्राप्ति उचित साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए उन्होंने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उदय का प्रमुख कारण है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और निर्माण। तो ये क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में है जो उपयुक्त विकल्प हैं आपके पास।
अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित करके की है? तो वर्ष 1969। सही उत्तर है 1969 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, और लेकिन संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका था। तो लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना जो है 1969 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसका प्रचलन किसी रूप में भी निषेध कर दिया गया है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और ये समानता के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या छुआछूत का जो व्यवहार है वो जो है अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1955 में। 1955 में संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष होम रूल लीग के सचिव बने थे? तो सही उत्तर है 1916। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसमें कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए थे, और एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग था इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे 1916 में सचिव बने थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? तो ये था वर्ष 1998। वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए थे, और ग्रामीण विकास के लिए चेतना और जागरूकता लाने के लिए 1998 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग अंश हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 भाग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामाजिक और आर्थिक परिषद। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो ये था आज का वीडियो। टीजीटी परीक्षा जो नागरिक शास्त्र विषय की थी, वर्ष 2003 का प्रश्न पत्र। इसमें कुछ प्रश्न कठिन थे दोस्तों, उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।